Hello students. Today we will discuss about the topic thematic perception test, जिसको हिंदी में हम विषय अंतर्बोधन परीक्षण भी कहते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं, विशेषकर उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि टीएटी टेस्ट के संदर्भ में जो भी फैक्ट्स आपको मैं डिलीवर करूंगा वो उसको आप आत्मसात करने में सफल होंगे और आप उसका एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उपयोग कर परफॉर्मेंस देंगे। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मूल विषय है हमारा। इसमें जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, इसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में, आप जैसे वाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने प्रस्तुत किया है और ये प्रयास किया है कि कम से कम बिंदुओं में अधिक से अधिक एरिया को कवर किया जा सके। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं जो इंट्रोडक्शन है, तो ये जो टेस्ट है इसको डेवलप किया या इसके जो प्रोपाउंडर रहे वो हेनरी ए मरे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन थे। तो मरे और मॉर्गन के नाम से ये टेस्ट जाना जाता है और जो इसको ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था एक कालखंड में हुआ। मुख्य रूप से तो इसका जो ये जो सामने आया हमारा ये जो टेस्ट मरे और मॉर्गन का टीएटी टेस्ट, वो 1935 में आया था। बाद में 1938 में मरे ने मॉर्गन के साथ मिलकर 1938 में इसका संशोधन भी किया था। लेकिन 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका लेआउट या टेस्ट मैनुअल जो है प्रकाशित हुआ था 1943 में टीएटी टेस्ट का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कब डेवलप किया गया था, तो जनरली जो आंसर आप देंगे 1935 ही देंगे। अब आप देखिए नेचर ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट की प्रकृति क्या है, टीएटी टेस्ट की प्रकृति क्या होती है। इसमें पहला पॉइंट है ए प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। जैसा मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो रोस्टार्क परीक्षण था वो भी प्रोजेक्टिव मेथड का ही एक भाग था, और ये जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट या विषय अंतर्बोधन परीक्षण है, ये भी प्रोजेक्टिव मेथड का ही एक भाग है या एक टेक्निक है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि अब प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट यानी टीएटी टेस्ट क्या है, एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है। यानी इसके द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन करने हेतु प्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? टीएटी टेस्ट के द्वारा। दूसरा पॉइंट है यूजेज एम्बिगस पिक्चर्स टू एलिसिट स्टोरीज। इसमें यूज क्या होता है? यूज होते हैं एम्बिगस पिक्चर्स, यानी अस्पष्ट चित्र होते हैं। जैसे आप पहले से भी जानते हैं कि प्रोजेक्टिव जो मेथड है, इसमें उद्दीपक जो प्रस्तुत किया जाता है वो अस्पष्ट संदर्भ में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट में भी जो पिक्चर दिया जाता है वह एम्बिगस होता है, अस्पष्ट या असंरक्षित प्रकार का होता है, और उसके आधार पे जो जिसका व्यक्तित्व का मापन करना होता है वह स्टोरीज बनाता है या लिखता है या बताता है। ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आधारित किस पर होता है टीएटी टेस्ट? तो आधारित होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन पे, यानी प्रक्षेपण के सिद्धांत पे। मैंने पहले ही बताया कि जो प्रक्षेपण का सिद्धांत है वह यह कहता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के अचेतन या अवचेतन मस्तिष्क में जो धारणाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो संवेग होते हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, जो मनोवृत्तियां होती हैं, यानी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनको
हम अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके हम जानते हैं या उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उस अस्पष्ट उद्दीपक के माध्यम से ही व्यक्ति अनजाने में ही अपने विचारों भावनाओं को प्रकट कर देता है। तो यानी जो टीएटी टेस्ट है यह भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन पर ही आधारित है, जिस तरह से रोस्चार्क टेस्ट आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है रिवेल्स अनकॉन्शियस मोटिव्स, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नीड्स। यह रिवेल क्या करता है? अनकॉन्शियस मोटिव्स पे, यानी अचेतन अभिप्रेरणाएं जो होती हैं या जो उद्देश्य होते हैं, इमोशंस यानी भाव जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसा आप जानते हैं कि मन आदमी के या व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बहुत से मानसिक संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी यह टेस्ट ध्यान देता है। और साथ साथ एक व्यक्ति की जो मानसिक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उसको भी यह कवर करता है। कौन सा टेस्ट? टीएटी टेस्ट। नेक्स्ट है, आप देखिए पर्पज और पर्पज व्हाई टेट इज यूज्ड, यानी यह टेस्ट जो है किस उद्देश्य से और क्यों यूज किया जाता है। अब क्योंकि टेस्ट जब हम यूज करते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि इसको किस परिस्थिति में और क्यों यूज करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो कुछ पॉइंट्स में उद्देश्य आप व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें और देख रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है वो लिखा है टू अंडरस्टैंड हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी यह टेस्ट अप्लाई किया जाता है किस लिए? टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए, यानी क्या समझने के लिए? पर्सनालिटी के हिडन एस्पेक्ट्स को, व्यक्तित्व के जो छुपे हुए पक्ष हैं, यानी जो अचेतन मस्तिष्क में हैं, जिनको आप उनके व्यवहार से नहीं जान पाते, उनको समझने के लिए टीएटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसीलिए पहला जो पर्पज जो है वो रखा गया है टू अंडरस्टैंड हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्लोर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी इस टेस्ट के द्वारा जो एक व्यक्ति का दूसरे से संबंध होता है, अंतर व्यक्तिक संबंध होता है, उस संबंध को भी यह टेस्ट एक्सप्लोर करता है, अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई, तीसरा हमारा उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई नीड्स, यानी एक व्यक्ति के मानसिक आवश्यकताओं को की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे इसमें दिया हुआ, जैसे कि अचीवमेंट क्या है, अफिलिएशन क्या है, पावर क्या है, मतलब उसकी क्या उपलब्धियां हैं, वह वातावरण के किन पक्षों से संबद्ध करता है अपने को, और उसके मानसिक शक्तियां क्या हैं। जो इसमें चौथा उद्देश्य निर्धारित किया गया है वो है टू एसेस इमोशनल फंक्शनिंग, यानी यह टेस्ट, इसका क्या उद्देश्य है? टू एसेस मतलब आकलन करता है या किसका? भावनात्मक क्रियाओं का, यानी टीएटी टेस्ट भावनात्मक क्रियाओं का आकलन करता है, यानी इसका एक उद्देश्य भावनात्मक क्रियाओं का आकलन करना भी होता है। फिर है ये जो लास्ट है, यूज्ड इन क्लिनिकल काउंसलिंग एंड रिसर्च सेटिंग्स। अब इसका उद्देश्य टीएटी टेस्ट का क्या है, कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लाया जाता है? यूज इन क्लिनिकल, चिकित्सकीय या क्लिनिकल उद्देश्य से भी, या किसी व्यक्ति के काउंसलिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है टीएटी टेस्ट का। एंड रिसर्च सेटिंग, और बहुत से जो अनुसंधान होते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के संबंध में, या व्यक्ति के अचेतन मन में जो फैक्ट्स होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो रिसर्च होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, जो मेन पॉइंट है टेस्ट मटेरियल्स। अब जो टीएटी टेस्ट है इसमें जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं टीएटी टेस्ट के द्वारा, तो क्या मटेरियल यूज करते हैं?
हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या मटेरियल होते हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसमें पॉइंट देखिए कि इसमें मटेरियल यूज होता है टोटल 31 पिक्चर कार्ड्स, यानी टीएटी टेस्ट में 31 कार्ड्स यूज होते हैं और इन 31 कार्ड्स में जो 30 कार्ड होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं, उस पे चित्र बने होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है। फिर दिया है आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ड्स आर डिवाइडेड फॉर मेन, वोमेन, बॉयज, गर्ल्स, जनरल यूज एंड ब्लैंक कार्ड। अब जैसा आप देख रहे हैं मटेरियल में कार्ड्स आर डिवाइडेड। अब जो कार्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जिसका हमको व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसी को कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो उसका जो आधार होता है उसमें हम कार्ड्स को दे सकते हैं मेन को या वोमेन को या बॉयज को या गर्ल्स को, या इस जनरल या सामान्य प्रकार से कार्ड हम यानी किसी को, किसी बॉयज को, गर्ल्स को, मेंस या वुमेन किसी को भी दे सकते हैं। उसका मतलब जनरल यूज एंड ब्लैंक कार्ड, और एक सादा कार्ड होता है, ब्लैंक कार्ड होता है। यानी कार्ड जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के मेच्योरनेस यानी उसकी आयु और जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी उसका मेच्योरनेस लेवल क्या है और उसका जेंडर क्या है। इस आधार पे किसी भी मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स को हम या जनरल किसी को भी, और एक सादा कार्ड जो है ब्लैंक कार्ड हम देते हैं। तो आप देखते हैं कि जो हमारा कार्ड देने का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो जेंडर और मैच्योरिटी लेवल होता है या आयु होती है, जिसके आधार पे हम कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमें जाननी चाहिए कि जो इसमें टीएटी टेस्ट में ये बताया गया है कि 31 कार्ड यूज होते हैं, लेकिन जनरली जो कार्ड एक्चुअल में यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति के मेच्योरिटी लेवल या जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वह 20 कार्ड यूज किए जाते हैं, 20 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। 31 कार्ड में से 20 कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं किसके आधार पे, व्यक्ति के मेच्योरिटी, जिसका मापन करना है उस व्यक्ति के मेच्योरिटी लेवल और जेंडर के आधार पर। तो कार्ड 31 कार्ड में जो हमारा जो सिलेक्शन होता है उसका आधार जेंडर और मैच्योरिटी लेवल होता है, उसके आधार पे हम 20 कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, और 20 कार्डों का जो चयन करने के बाद ही हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या दिया हुआ है, इंडिविजुअल इज शोन कार्ड 1 by 1। अब जो 20 कार्ड होते हैं उसमें जो जिस व्यक्ति का मापन करना होता है उन इंडिविजुअल्स को एक एक करके हम वो कार्ड देते हैं, और उस कार्ड पे आप जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में चित्र बने होते हैं, और वह चित्र सामाजिक परिस्थितियों से रिलेटेड होते हैं। यानी उस चित्र में जो हमें दिखता है वह सामाजिक परिस्थितियों का एक प्रोजेक्शन होता है। यानी जो भी चित्र उस कार्ड पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, वो सामाजिक परिस्थितियों से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी समाज से रिलेटेड होनी चाहिए। और उस कार्ड को एक एक करके हम 1 by 1 इंडिविजुअल जिसका मापन करना होता है उसको हम डिलीवर करते हैं, और उसके बाद डिलीवर करने के बाद हम उससे क्या कहते हैं, आस्क टू क्रिएट अ स्टोरी टू ईच पिक्चर। और उस कार्ड को देने के बाद हम कहते हैं कि इसमें जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस पे एक कहानी लिखिए, एक स्टोरी लिखिए। आस्क टू क्रिएट अ स्टोरी फॉर ईच पिक्चर। प्रत्येक पिक्चर पे या प्रत्येक कार्ड पे जो चित्र बने होते हैं उस पे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसका क्रियान्वयन करते हैं तो फिर बोलते हैं स्टोरी मस्ट इंक्लूड। अब जो स्टोरी लिखना होता है उसमें क्या इंक्लूड करना है, इसका भी एक डायरेक्शन हम देते हैं,
और उसमें जो स्टोरी मस्ट इंक्लूड, स्टोरी में क्या इंक्लूड होना चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो कार्ड पे चित्र दिखाई दे रहा है वह किस सिचुएशन को प्रोजेक्ट करता है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कार्ड में क्या घटनाएं घट रही, यानी उसके वर्तमान को, कार्ड में जो चित्र है उसमें वर्तमान पोजीशन क्या है या कौन सी घटनाएं घट रही हैं उसको इंगित करना होता है अपने कहानी के माध्यम से। व्हाट द कैरेक्टर थिंक और फील, जो कहानी का जो कैरेक्टर है, आप जानते हैं कोई भी कहानी जब आप चित्र को देखने के बाद बनाते हैं या लिखते हैं तो उस कहानी का कोई ना कोई कैरेक्टर आप जरूर निर्धारित करते हैं। उसमें कोई नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है। तो उसमें ये देखना होता है कि, या देखा जाता है कि कैरेक्टर जो भी नायक या नायिका आपने अपने कहानी में बनाया है वह क्या सोचते हैं और क्या अनुभव करते हैं, फील करते हैं। व्हाट विल बी द आउटकम, और उस कहानी का क्या परिणाम होता है। यानी इतने एस्पेक्ट के आधार पर हम टीएटी टेस्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट करते हैं। एस्पेक्ट क्या होता है, जो चित्र दिखाया जाता है कार्ड पे, उसमें व्हाट लेड टू द सिचुएशन देखा जाता है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यानी उस चित्र में आप अपने दिमाग में यह कल्पना करते हैं कि क्या है, क्या घटनाएं घट रही हैं। व्हाट द कैरेक्टर थिंग्स आर फील, जो आपके कहानी का कैरेक्टर है या नायक या नायिका है वह क्या सोचता है और क्या फील कर रहा है। और व्हाट विल बी द आउटकम, और आप जानते हैं कि कोई भी कहानी होती है तो उसका एंड भी होता है, यानी उस कहानी का परिणाम क्या है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है यूजुअली 20 to 21 कार्ड्स यूज, यानी सामान्यतः जो है 20 या 21 कार्ड हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो 20 कार्ड यूज करते हैं वह 20 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में चित्र बने होते हैं और एक कार्ड ब्लैंक होता है। ठीक है, तो जो जिस कार्ड पे चित्र बने होते हैं उन चित्रों के रिस्पांस में जो इंडिविजुअल्स हैं जिसके व्यक्तित्व का मापन करना है वो कहानी लिखते हैं। उनको जनरली 5 मिनट तक का समय दे दिया जाता है एक कार्ड पे, एक कार्ड के चित्र के आधार पर कहानी बनाने के लिए या लिखने के लिए। और एक कार्ड जो सादा होता है, ब्लैंक होता है, उस कार्ड को देकर यह कहा जाता है कि आप स्वयं चित्र का इमेजिनेशन करिए, यानी आप स्वयं का अपने कल्पना के द्वारा कोई चित्र गढ़िए और उसके आधार पे आप कहानी लिखिए। यानी उसमें वह फ्री होता है कि स्वयं चित्र का निर्माण भी करे और उसके रिस्पांस में कहानी भी लिखे। तो इस तरह से जो टीएटी टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो क्रियान्वयन होता है उसमें हम जो 31 कार्ड होते हैं उसमें से जेंडर और मैच्योरिटी के अनुसार 20 या 21 कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि 20 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में होते हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इंडिविजुअल्स जिनके व्यक्तित्व का मापन करना होता है उनसे उसके रिस्पांस में या चित्र को देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। जनरली एक कार्ड पे उसको 5 मिनट का समय दे दिया जाता है और ये कहा जाता है इस पे आप एक कहानी को स्ट्रक्चर करिए, संरचित करिए या लिखिए अपने कल्पना शक्ति के द्वारा। और उस कहानी में जो मेन चीज जो इंक्लूड की जाती है या जिस पे ध्यान दिया जाता है वह होता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, यानी सिचुएशन उस कहानी या चित्र में क्या घटनाएं हो चुकी हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं और ये क्या घटनाएं होंगी। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एस्पेक्ट में यह देखा जाता है कि उसकी कहानी किस रूप में घटित हो रही है। और मैंने पहले ही कहा कि यूजुअली 20 to 21 कार्ड्स यूज होते हैं और एक कार्ड ब्लैंक होता है।
तो ये जो जितने भी इसके प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के, इसमें मुख्य बिंदु जिनका ध्यान रखना होता है उनको मैंने आपको अभी इंगित किया या आपको संकेत देने का प्रयास किया, जिसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। अब जब कहानी वो लिख लेता है, यानी जो रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, उसकी स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन की जाती है। यानी आपका लक्ष्य क्या है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना। जो भी अस्पष्ट उद्दीपन आपने कार्ड में चित्रों के माध्यम से दिया है, उसमें एक जो रिस्पांस देता है, एक कहानी लिखता है, और उस कहानी को सुनकर या उस कहानी को देखकर या पढ़कर उसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। और ये जो टीएटी टेस्ट होता है, इसमें नो न्यूमेरिकल स्कोर, यानी कोई न्यूमेरिकल स्कोर नहीं दिया जाता है, कोई अंक की गणना नहीं की जाती है। इंटरप्रिटेशन जो बेस्ड होता है मुख्यतः मरेज नीड प्रेस थ्योरी पे, यानी जो इस टीएटी टेस्ट के कहानियों को देखकर जब हम व्याख्या करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? वो मरे का आवश्यकता और दबाव का सिद्धांत होता है, यानी नीड प्रेस थ्योरी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह फोकस किस पे करता है? फोकस ऑन, मैंने इसका मुख्य बिंदु बनाया फोकस ऑन, यानी किस चीज पे फोकस किया जाता है? नीड्स, यानी आवश्यकताएं। जब कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड देता है कहानी के रूप में, तो उसमें जो नायक होता है या जो नायिका होती है, जो कैरेक्टर होता है कहानी का, उसकी आवश्यकताओं पे फोकस किया जाता है। यानी कहानी में नायक के ऊपर आपने जो उसकी आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट किया है कहानी के माध्यम से, उन आवश्यकताओं पे फोकस किया जाता है। उन आवश्यकताओं में मुख्यतः जो देखा जाता है उसके अचीवमेंट को, यानी नायक ने क्या अचीव किया है कहानी में, उसकी उपलब्धि क्या रही है, उसका पावर, उसकी शक्ति क्या रही है, उसने अपने एफिलिएशन, वातावरण के जो दबाव है उससे किस तरह से अपने आप को संबद्ध किया है, यानी उसके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, उससे नायक कैसे एडजस्ट करता है, कैसे संबद्ध करता है, ये नीड्स में देखा जाता है। और फिर फोकस किया जाता है प्रेस पर भी, दबाव। मैंने पहले ही कहा, जब कोई कहानी लिखता है तो जो नायक के ऊपर जो दबाव होता है, यानी नायक जिन परिस्थितियों में संघर्ष करता है या जिन परिस्थितियों से वह एडजस्ट करता है, वह उसके दबाव होते हैं, यानी वातावरण के दबाव होते हैं, परिस्थितियों का दबाव होता है। जैसे प्रेस में इन्वायरमेंटल फोर्सेज, यानी वातावरणीय दबाव, यानी उसके आसपास की घटनाओं, परिस्थितियों का उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है नायक के ऊपर। थीम्स, यानी थीम्स का मतलब क्या होता है? रिकरिंग आइडियाज, यानी एक नायक जो है वातावरणीय दबावों से जो अंतःक्रिया करता है, तो उस अंतःक्रिया करते समय उसके अंदर अनेक तरह के आइडियाज आते हैं जो उसके व्यवहार में प्रकट होते हैं, उसको थीम्स के रूप में देखा जाता है। इमोशनल टोन, जो कहानी है उसमें इमोशनल टोन क्या है, यानी कहानी भावात्मक टोन पे आधारित है या किसी वास्तविक परिस्थिति पे आधारित है, इसको भी इस टेस्ट में कंसीडर किया जाता है, फोकस किया जाता है। कन्फ्लिक्ट एरियाज, कहानी में यह देखा जाता है, उसका जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसमें किन किन घटनाओं में कन्फ्लिक्ट हो रहा है या मानसिक संघर्ष हो रहा है या कोई संघर्ष हो रहा है, तो उस एरिया को भी हम फोकस करते हैं एनालाइज करते समय या निष्कर्ष निकालने के लिए। स्टोरी स्ट्रक्चर, जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसकी संरचना क्या है, यानी पूरी कहानी जो रिस्पॉन्ड करता है जो इंडिविजुअल्स, उस पूरी कहानी का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर भी हम फोकस करते हैं। अब इसके जो टेस्ट के यूजेज क्या है? यूजेज ऑफ टीएटी, यानी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट की उपयोगिता क्या हो सकती है? इसकी उपयोगिता क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी है, यानी चिकित्सीय निदान जो होता है
जाहिर सी बात है इस टेस्ट के द्वारा हम किसी व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क के में उसकी आवश्यकताओं, संवेगों, धारणाओं या वातावरण के संबंध में उसकी प्रतिक्रियाओं इत्यादि का हम पता कर लेते हैं या कन्फ्लिक्ट का पता कर लेते हैं, जिसके आधार पे हम उसका क्लिनिकली डायग्नोसिस करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए टीएटी टेस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस करने में भी हमारी सहायता करता है। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, चूंकि टीएटी टेस्ट के द्वारा अचेतन मन में घटित घटनाओं के विषय में हम परिचित हो जाते हैं, क्योंकि अस्पष्ट उद्दीपक के माध्यम से वह अपने अचेतन मन में चल रहे संघर्षों, घटनाओं, चिंताओं, आवश्यकताओं से हमको अवगत करा देता है। इसलिए हम उसके पर्सनालिटी में जो डिसऑर्डर्स हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं साइकोलॉजिकली, तो हम ये जान लेते हैं कि उसके व्यक्तित्व में क्या असंतुलन है, किन गुणों या विशेषताओं के संदर्भ में या किन शील गुणों के संबंध में उसके व्यक्तित्व में असंतुलन हो सकता है या पाया जाता है। आइडेंटिफाइंग इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के भावनात्मक संघर्षों की भी पहचान करने में हम समर्थ हो जाते हैं। जब वह कहानी लिखता है कोई भी व्यक्ति, तो उस कहानी के पात्रों में या कथानक में अनेक ऐसी बातों को वह न जानते हुए या अनजाने में भी प्रकट कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है, जिसका एनालिसिस करके हम उसके इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स को भी पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग, किसी व्यक्ति के कैरियर काउंसलिंग में भी टीएटी टेस्ट का सामान्यतः यूज किया जाता है। लीडरशिप एंड मोटिवेशनल असेसमेंट, टीएटी टेस्ट का उपयोग लीडर्स, कोई लीडर है या कोई मोटिवेशनल कोई प्रक्रिया चल रही है, किसी को मोटिवेट करना हो, या कोई किसी कोई नेतृत्व करता है, उसके संदर्भ में जो गुण है उसके अंदर, उसका भी आकलन किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी या मोटिवेशनल स्टेज का भी पता या इस आकलन इस टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, लाभ क्या हो सकते हैं? तो मुख्य लाभ इसके हैं, यह टेस्ट जो है एक्सप्लोर्स अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स, यह टेस्ट जो है जो अचेतन पक्ष होते हैं उसको एक्सप्लोर करता है, हमारे सामने प्रकट करता है या लाता है। यूजफुल फॉर थेरेपी एंड काउंसलिंग, यह टेस्ट जो है किसी व्यक्ति के मानसिक अवधारणाओं या संघर्षों के थेरेपी करने में, या जब हम क्लिनिकल उसका यूज करते हैं उस संदर्भ में भी इसकी उपयोगिता हो सकती है, और साथ साथ उसकी काउंसलिंग करने में भी यह टेस्ट समर्थ हो सकता है या समर्थ होता है। एनकरेजेज फ्री एक्सप्रेशन, यह एनकरेज करता है फ्री एक्सप्रेशंस को। चूंकि यह टेस्ट प्रोजेक्टिव मेथड पे आधारित होता है और इसमें व्यक्ति जो है स्वयं किसी अस्पष्ट उद्दीपक के रिस्पांस में कोई रचना करने के लिए फ्री होता है, इसलिए वह अपने भावनाओं को भी स्वतंत्र ढंग से अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। तो टीएटी टेस्ट इनकरेज करता है फ्री एक्सप्रेशंस को भी। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, यह टेस्ट लोचशील होता है और एडेप्टेबल भी होता है, कोई भी इस टेस्ट से अपने आप को समायोजित या इसकी स्वीकारोक्ति कर सकता है। और लोचशील किस संदर्भ में होता है? लोचशील इस संदर्भ में होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको कार्ड दिए जाते हैं, जिस पर उस कहानी लिखता है चित्रों को देखकर, वह उस कहानी को संरचित करने में, स्ट्रक्चर बना उसका संरचना करने में वह फ्री होता है। उसके ऊपर कोई निर्देश, आदेश या संकेत नहीं दिए जाते हैं। इसलिए यह जो टेस्ट है, एक इसकी जो प्रकृति होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करता है कहानी के माध्यम से।
लिमिटेशंस क्या होते हैं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखिए जो सीमाएं हैं, इंटरप्रिटेशन इन सब्जेक्टिव। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई टेस्ट प्रोजेक्टिव मेथड पे आधारित होगा तो यह जनरली यह माना जाता है कि वह सब्जेक्टिव हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। क्योंकि जो जो व्यक्ति कहानी को देखकर या जो प्रक्षेपित करता है कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन की धारणाओं को, उसका एनालिसिस जब वो करता है तो जो मापनकर्ता होता है वह चूंकि स्वतंत्र ढंग से अपने विवेक का प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकालता है या विश्लेषण करता है, इसलिए वो आत्मनिष्ठ भी हो सकता है। यानी उसके अपने पूर्व धारणाओं, रुचियों, पसंद नापसंद का भी प्रभाव उसके द्वारा किए गए असेसमेंट पे पड़ सकता है। इसलिए इसका एक लिमिटेशन या डिमेरिट्स भी ये हो जाती है। फिर होता है रिक्वायर्स ट्रेंड पर्सन्स। जो भी प्रोजेक्टिव टेस्ट में कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो स्टार्क टेस्ट हो, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो या सीएटी टेस्ट हो, कोई टेस्ट हो, वो नेचर में ही ऐसा होता है कि उसका मापन या एनालिसिस कोई ट्रेंड या प्रशिक्षित व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि इसमें चूंकि जो प्रोजेक्शन होता है, कोई व्यक्ति जो अपने मनोभावों को प्रकट करता है अस्पष्ट उद्दीपक के रिस्पांस में, तो उसका जो प्रकटीकरण होता है वह भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है या स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका एनालिसिस करके या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके हम अपने अनुसार उस पर अपना एक निष्कर्ष देते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। इसलिए कोई विशेषज्ञ व्यक्ति ही एक वैज्ञानिक ढंग से या मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण कर सकता है। सामान्य व्यक्ति उसका विश्लेषण सही तरीके से करने में समर्थ नहीं हो पाता है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक है या प्रोजेक्टिव मेथड है, तो इसमें जो भी टेक्निक प्रयोग में आते हैं वह चूंकि लेंदी होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप, सेशन बाय सेशन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और बाद में उसका एनालिसिस करके तब निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए यह टेस्ट जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसमें टाइम अपेक्षाकृत ज़्यादा कंज्यूम होता है। लो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो टीएटी टेस्ट है या ऐसा माना जाता है कि इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी थोड़ी लो होती है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी की भी कमी होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कम होता है तो जाहिर सी बात है कि विश्वसनीयता भी उसकी कम हो जाती है, और विश्वसनीयता कम होती है तो उसकी वैलिडिटी भी, वैधता भी कम हो जाती है। यानी यह टेस्ट, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में इसका जो रिजल्ट आए वह सेम ही आए, या प्रत्येक परिस्थिति में इस टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमको मेजर करना है, वह एक समान ही आए। यानी हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सामान्यतः यह माना जाता है कि कम होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, यह टेस्ट जो है इन्फ्लुएंस या प्रभावित हो जाता है कल्चर से, लैंग्वेज से एंड इमेजिनेशन, यानी संस्कृति, भाषा और कल्पना से भी यह टेस्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसका मापन करना हो या जो मापन करता है, वह दोनों जिस संस्कृति में पले बड़े होते हैं, जिस परिस्थिति को अपने जीवन में फेस करते हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में, उस कल्चर का उनके प्रोजेक्शन में या मापनकर्ता के मापन में उसका निश्चित रूप से प्रभाव कुछ न कुछ पड़ने लगता है। जो भाषा है, लैंग्वेज का भी प्रभाव इस टेस्ट में पड़ जाता है। अगर मान लीजिए जो इसका मापन करना है उसकी भाषा, जो मापन करता है उसकी भाषा दोनों अलग अलग हो, दोनों
एक दूसरे की भाषा को ठीक से समझने में समर्थ न हो, यानी जिसका मापन करना है वो जिस भाषा में कहानी लिखता है, रिस्पांस देता है, वह भाषा जो है जो मापनकर्ता का मदर टंग न हो, तो निश्चित रूप से उसके इंटरप्रिटेशन में या उसकी व्याख्या में अवास्तविक धारणाएं भी हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो निष्कर्ष होता है वह वैलिड नहीं हो पाता। अब देखिए, इसको कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में टीएटी इज ए वाइडली यूज प्रोजेक्टिव टेस्ट। टीएटी जो है वह प्रोजेक्टिव टेक्निक में जितने भी टेस्ट आते हैं, चाहे रोस्चार्क हो, रोस्चार्क का इंक ब्लॉट टेस्ट हो, या ये मरे और मार्गन का टीएटी टेस्ट हो, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो, या सीएटी टेस्ट हो, या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो, या कंस्ट्रक्टिव टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो प्रोजेक्टिव टेक्निक में, वह उसमें जो है टीएटी जो है सामान्यतः ज्यादा प्रयोग किया जाता है। रोस्चार्क टेस्ट के बाद टीएटी टेस्ट का उपयोग ही सामान्यतः ज्यादातर किया जाता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड डीप साइकोलॉजिकल मोटिव्स। यह टेस्ट जो है किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्थिति का या मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में बहुत गहराई से मदद करता है। यानी किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों या स्थितियों को जानने का एक इंटेंसिव टेक्निक है टीएटी टेस्ट। यानी बहुत ही डीपली हम किसी व्यक्ति के मन स्थिति का आकलन इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। वैल्यूएबल फॉर क्लिनिकल काउंसलिंग एंड द रिसर्च पर्पजेज। यह टेस्ट जो है वह क्लिनिकल या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए, या किसी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट के कैरियर काउंसलिंग के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, या रिसर्च पर्पज, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन में अगर कोई अनुसंधान करना है या किसी व्यक्ति के संबंध में कोई भी रिसर्च करना है, तो उसके लिए भी टीएटी टेस्ट हमारे जरूरत के समय या हमारी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाई जा सकती है। अब देखिए, जो टीएटी टेस्ट जो हमने जिन मुख्य बिंदुओं में आपके सामने प्रस्तुत किया, वह उसका एक संक्षिप्त रूप था। आप जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरली हम इसको समराइज करें, अगर एक सारांशिका आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो टीएटी टेस्ट जो है, चूंकि यह प्रोजेक्टिव थ्योरी पे आधारित है या प्रोजेक्टिव मेथड पे आधारित है, तो इसमें भी एक अस्पष्ट उद्दीपक होता है, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी भिन्न हो जाती है रोस्चार्क टेस्ट से। रोस्चार्क टेस्ट में इंक ब्लॉट टेस्ट होते थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट भी होते थे, कलर्ड भी होते थे, लेकिन जो टीएटी टेस्ट है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के कॉन्टेक्स्ट में ही चित्र अस्पष्ट उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। रोस्चार्क टेस्ट में हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना या संगठन पर फोकस करते थे, लेकिन टीएटी टेस्ट में हम उनके गुणों या विशेषताओं का गहराई से अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। और इसमें एक ध्यान यह देना है कि जनरली जैसे किताबों में लिखा होता है कि 31 कार्ड होते हैं, कभी कभी ये कह दिया जाता है कि 20 कार्ड इंप्लीमेंट किए जाते हैं, मटेरियल यूज किए जाते हैं 20 कार्ड के रूप में। तो जो हमको ध्यान यह देना है कि जो 31 कार्ड होते हैं उसमें से हम 20 या 21 कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का आधार क्या होता है? जिस व्यक्ति के या इंडिविजुअल का मापन करना है उसके मैच्योरिटी लेवल और जेंडर, इन दो आधारों पे हम 20 या 21 कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन का आधार मैच्योरिटी लेवल और जेंडर हो गया,
और इसमें एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि एक कार्ड जो लास्ट कार्ड हम देते हैं, चाहे हम 20 करें या 21 करें या 31 करें, एक कार्ड जो है वो ब्लैंक होता है, सादा होता है, जिसमें जो जिसका मापन करना है वह स्वतंत्र ढंग से कहानी को गढ़ता है और लिखता है। उसमें उसको बाउंड नहीं किया जाता है कि इस दिए गए चित्र के आधार पर ही कहानी लिखिए, यानी चित्र को बनाने के संदर्भ में या कहानी लिखने के संदर्भ में इंडिविजुअल जो है वो स्वतंत्र होता है। तो इसमें मुख्य मुख्य जो रिकॉल करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ये भी आप जान लीजिए कि जो टेस्ट है यह जनरली 2 सेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताया, लेकिन सेशन नहीं बताया, जनरली 2 सेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और 2 सेशन के बीच में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता होगा आपके माइंड में कि 2 सेशन के बीच में टाइम अंतराल क्या होता है, समय का अंतराल क्या होता है। तो जनरली 24 आवर्स का अंतराल हम रखते हैं। और कार्ड के रिस्पांस में या चित्र के रिस्पांस में जो कहानी लिखने का जो समय होता है वो जनरली 5 मिनट आपको दिए जाते हैं, लेकिन यह कोई मानक नहीं है 5 मिनट। आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है जिससे कि आप उस टाइम फ्रेम में अपने रिस्पांस को प्रस्तुत कर सकें। तो ये जो टीएटी टेस्ट है ये आपके सामने बुलेट पॉइंट्स के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। अंत में उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपके सामने समराइज भी किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टेस्ट को ठीक तरीके से समझने में समर्थ हो गए होंगे। धन्यवाद।